हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम ऐसे करने जा रहे हैं। अब ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे एक एक ऐसे करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2023 से पूछा गया निबंध है कि चिंतन, थिंकिंग एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष नहीं होता। तो जब तक एक विरोधी पक्ष नहीं होगा, तो देखिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है यूपीएससी के, अगर आप ये ऐसे कंप्लीट कर लोगे तो क्या पता एक आध ऐसे फंस जाए पीसीएस में। तो यूपी पीसीएस में से ही उठा के दे देगा इसी में से। तो आप ये कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हटाइए कोड। पहले दिलबाग सिंह के स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिलबाग सिंह से, दिलबाग सिंह विर्क द्वारा रचित एक महाभारत जारी है, किताब है, क्या है इनका लेख है, महाभारत जारी है। इससे क्या अवतरित होता है? ये अवतरित होता है कि उपरोक्त पंक्तियाँ जो हैं मनुष्य को निरंतर विचारवान एवं चिंतनशील बनाने का प्रयास करती हैं। तो जो पंक्तियाँ ये जो ऊपर मेंशन्ड हुई हैं, महाभारत जारी है, इसमें जो पंक्तियाँ हैं वो विचारवान और निरंतर चिंतनशील बनाने का प्रयास करती रहती हैं। इसी धारणा, यही जो धारणा है, इसने चिंतन की प्रक्रिया को परिपक्व बनाया और चिंतन की इसी प्रक्रिया एवं इसके परिणामों को इतिहासकार युval नोह हरारी ने, इन्होंने पुस्तक 3 की सेपियंस, इसमें इन्होंने मनुष्य की प्रारंभिक 6 प्रजातियां में से वर्तमान में से होमोसेपियंस को जीत एवं वर्तमान समय तक का सफलतापूर्वक पृथ्वी में रहने का परिणाम के रूप में दर्शाया। तो भाई जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन सीपियन जो हम हैं आजकल जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं? क्योंकि चिंतन के कारण। कि हमारा चिंतन, जो हमारे ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, हमारी रैशनैलिटी ज़्यादा है, हम सिविलाइजेशन में आगे बढ़े। ठीक है, पहले आग जलाना सीखी, आग जलाने से पत्थर के नुकीले नुकीले चॉपर्स और ये सब पीरियड बना। प्रीहिस्ट्रिक पीरियड में, प्रीहिस्ट्रिक और पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एज आए, उसमें हम लोग ने क्या बनाया? काटने की धातु बनाए। ठीक है, तो ब्लेड्स बनाया, तो ब्लेड बनाए, ये सारी चीज़ें बनाए। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखा हमने। फिर क्या किया? फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ किए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से अनाज उगे। फिर हमने पॉटरी बनाया, इसी अनाज को हम पॉटरी में रखे, तो पॉटरी का इन्वेंशन हुआ। तो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड हमने क्रिएट किया कि नहीं? ठीक है, सिविलाइजेशन शुरू हुई कि नहीं? कैसे? चिंतन से। किस तरह से? ये चिंतन जो लफ्ज़ है यहाँ पे, तो चिंतन की प्रक्रिया इसी साधारण सरल एवं स्पष्ट नहीं। देखिए यहाँ सॉरी, वर्तमान में होमोसेपियंस की जीत एवं वर्तमान समय तक सफलतापूर्वक पृथ्वी पर रहने के परिणाम के रूप को दर्शाया गया है। किंतु विचारों से लेकर चिंतन तक की प्रक्रिया इतनी साधारण, सरल और ये स्पष्ट नहीं होती है। इतनी साधारण, सरल ये और स्पष्ट नहीं है। इसके सुचारू रूप से चलने के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ, आवश्यकताएँ, अभिप्रेरणाएँ एवं उत्प्रेरकों ने सतत रूप से कार्य किया है। चिंतन मानव विकास की वह अवधारणा है जो कि अनुभवों, निर्णयों और समस्या समाधान एवं अभिव्यक्ति के विचार से जुड़ा हुआ है। तो क्या है थिंकिंग? रेशनल थिंकिंग जो है क्या है? क्या है? ये आवश्यकताएं, जो आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरी है। अभिप्रेरणाएं हैं, क्या है? अभिप्रेरणाएं। और क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक और सतत रूप से अभिप्रेरणाएं, परिस्थितियाँ। तो एक इंसान कैसे थिंकिंग डेवलप होता है? उसकी आसपास की इन्वायरमेंट क्या है, उसकी खुद की सोच क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं उस इंसान की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, कई उसके चिंतन शैली को, उसका बिहेवियर कैसा है, चिंतन। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस पे ही खुश हो जाता है। ठीक है, कोई आईएएस बनना ही आईएएस ही बनना है, किसी को पीसीएस ही बनना है, कोई लेखपाल कानूनगो में ही खुश हो गया, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। कैसे? इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। आप किसी बाबू के पास गए काम कराने के लिए, वो काम नहीं किया आपका, आपके हम अधिकारी बनेंगे। अस्पताल में गए आप, अस्पताल में प्रताड़ना झेलनी पड़ी, डॉक्टरों का और नर्सों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, अरे भैया डॉक्टर बनेंगे। तो हर जगह का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। ठीक है, उसमें चिंतन, यही चीज़ है, परिस्थितियाँ, आवश्यकताएं। भाई आपको खाने पीने, पैसे की बड़ी ज़रूरत थी घर में, तो आप आवश्यकता देखने लगे। अभी प्रेरणाएँ हैं, प्रेरणा किससे ले रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। कोई आसपास अधिकारी बन गया, आप भी अधिकारी बनना चाहते हैं। परिस्थिति क्या है? गरीब हैं आप, अमीर हैं, आप किसी आईएएस के लड़के हैं कि पीसीएस के हैं, या किसी बाबू के लड़के हैं जो आईएएस आपको गिनी नज़र से देख रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सब आपको एक सतत रूप से कार्य करने मजबूर करती, कहती है कि भाई नहीं, अब थिंक, कुछ सोचो, कुछ करो। तो ये सारा चीज़ें, इंसान का पूरा कैरेक्टर ही वैसे डेवलप होता है। तो विचारों से लेकर चिंतन तक की अनवरत प्रक्रिया ने ही मनुष्य जीवन को समृद्धि प्रदान की है। अक्सर कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो कई मामलों में चिंतन भी दो पक्ष का खेल है। यहाँ कैसे? एक विरोधी पक्ष शामिल होता है।
जिसके कारण सकारात्मक पक्ष से प्रेरणा मिलती है और वो प्रखर परिणाम के रूप में विश्व के सम्मुख आता है। तो एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक भी होता है। तो भारतीय पौराणिक कथाओं में भी किसी प्रकार के चिंतन की छाप हमें विभिन्न प्रसंगों से देखने को मिलती है, जैसे कि रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों का गहरा प्रभाव रहा है हम लोगों के ऊपर। और ये इन महाकाव्यों में प्राय दो पक्ष देखने को मिलते हैं, एक सकारात्मक होता है और दूसरा पक्ष नकारात्मक होता है। इन पक्षों में से यदि नकारात्मक पक्ष हटा लिया जाए, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नकारात्मक पक्ष अगर हटा लिए तो सकारात्मक पक्ष के अस्तित्व में संकट मंडराने लगता है। और इसी प्रकार संकट क्यों मंडराएगा भाई साहब, भाई आप पॉजिटिव व्यू के हो, एक निगेटिव जब ये चला ही गया तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कहीं आप ही निगेटिव की तरफ जाने वाला हो, आप निगेटिव करते जाओ, निगेटिव सोचते जाओ और आपको बताने वाला कोई ये नहीं कि ये नेगेटिव है, तो समझ रास्ता खुलेगा ना, आपकी आँख खुलेगी कि क्या सही है क्या गलत। तो दुनिया में कहा जाता है जो लोग घर में बैठे रहते हैं सिर्फ, उनसे कहा जाता है बाहर निकलो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो बाहर देखो दुनिया कैसी है, क्या सही है क्या गलत है, कितना कंपटीशन है कि नहीं, घर में बैठे क्या पता चलेगा। अक्सर कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। महाकाव्यों का गहरा प्रभाव रहा है। देखिए ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। नकारात्मक पक्ष को हटा दिया जाए तो सकारात्मक के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। इसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की अवधारणा है। एक पक्ष है एक विपक्ष है। भाई विपक्ष हट गया तो पक्ष की मनमर्जी जो चाहे वो करेगा तो क्या कर लेगा। अगर विपक्ष ही हट जाएगा तो क्या होगा, विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, हट जाएगा तो सरकार तानाशाही उपयोग का स्वरूप ले लेगी। यही स्थिति किसी भी नवीन विचार के सृजन हेतु चिंतन प्रक्रिया में भी ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, आइए देखें दूसरा पेज ये था कि मनुष्य के मानसिक विकास को केंद्र में रखें तो रॉस, कागन और हैवमैन तीन लोग हैं भैया, इन लोग का नाम याद रखो। रॉस तो अगर रॉस लिखोगे, कॉगन होगा ये कॉगन, हैवमैन ने चिंतन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, किंतु सारगर्भित रूप से चिंतन को परिभाषित करने का प्रयास तो हम पाते हैं कि चिंतन एक जटिल मानसिक और आंतरिक प्रक्रिया है। इंसान के जिस्म और मन से निकलती है, इसकी उपज जिस्म और मन है, जिसका अनुमान व्यवहार से किया जा सकता है। एवं चिंतन की इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न करने हेतु अभिप्रेरणा, तर्क है, निर्णयन है, क्या एक्सपीरियंस है आदि कारक उत्तरदायी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या, एनवायरनमेंट क्या है, क्या निर्णय डिसीजन मेकिंग क्या है, आपका रैशनैलिटी है कि नहीं अंदर। तो एक इंसान के ऊपर उसके एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक सोसाइटी है इसका फ़र्क पड़ा, फिर माँ बाप है, पेरेंट्स घर का माँ बाप, मदर फादर, इनका एनवायरनमेंट, इनका इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबका आउटकम होता है कि भाई किस वे में आप सोच रहे हो। कुछ जेनेटिक भी होगा प्लस कुछ जेनेटिक चीज़ें भी हो जाएगी कि भाई जेनेटिक ये हो जाएगी कि बाकी लोगों की बात ज़्यादा मान रहा है कि माँ बाप की, कुछ बेंड होगा, थोड़ा बहुत इसका रोल हो, 2% 3% जो भी हो, एथिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। किंतु क्या वास्तव में चिंतन का केवल एक मनोवैज्ञानिक विचार के रूप में देखना सार्थक होगा? शायद नहीं। पृथ्वी पर मनुष्य की सभ्यता के प्रारंभ में मानवीय अस्तित्व का संकट सर्वोपरि रहा है। तो मानवीय जो अस्तित्व इसका संकट सर्वोपरि था। यही कारण था कि मनुष्य को चिंतन की अवधारणा विकसित करनी पड़ी ताकि अपने अस्तित्व को बनाए रखे। तो चिंतन की यह प्रक्रिया जो है मनुष्य के जीवन में खेल की तरह ही चलती रही है। ठीक है, कभी वो सफल हुआ, कभी सफल नहीं हुआ, कभी अवरोध आए, कभी वह स्वयं समाप्त हो गए, एवं जीवन के संघर्ष में उसे पुनः शुरुआत करनी पड़ी। किंतु निरंतर प्रयासों के साथ बार बार एफर्ट मारने से मनुष्य चिंतन के द्वारा अर्जित सूचनाओं एवं अनुभवों का विश्लेषण करने के उपरांत तर्क करने, अब बार बार आप स्ट्रगल कर रहे हो, बार बार यूपीएससी दे रहे हो, बार बार स्ट्रगल प्रॉपरली कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हो, कमियों को दूर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। अगर एग्जाम में नहीं मिली तो जीवन में मिलेगी। ठीक है, ठीक, तो आप एक पॉजिटिव इमेज लेके चलिए। तो साथ मनुष्य चिंतन के द्वारा अर्जित सूचनाओं एवं अनुभवों का विश्लेषण करने के उपरांत तर्क करने, कल्पना करने, समस्या का समाधान करने। तो स्ट्रगल करने से क्या हुआ, बार बार आप स्ट्रगल करिए, नहीं कि सो रहे हो कमरे में बैठ करके पढ़ लिख नहीं रहे हो, ये नहीं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार कमेंट सुनिए, निगेटिव ताने सुनिए और उसमें आप पढ़िए। तो और तानों को पॉजिटिव एनर्जी में बदल दीजिए। ठीक है, और मेहनत करिए। तो करने के उपरांत ये ना कि टेंशन लेके बैठ जाएं, करने के उपरांत तर्क करना, कल्पना करना, समस्या का समाधान करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, के साथ एक स्पष्ट एवं सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचा है। तो इतनी सारी स्थितियां आई हैं तब एक इंसान जो है इस स्थिति में आज पहुंचा हुआ है, इतना स्ट्रगल करके। तो यही सारी बात है।
तो ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गया इंसान कैसे। मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों तक वर्तमान की सफलता अधिकांश मामलों में उसके पूर्व में किए गए चिंतन, जो वर्तमान की सफलता है वो पूर्व में किए गए चिंतन का ही परिणाम है। मनुष्य की सफलता एवं वर्तमान स्थिति को पाने का प्रयास के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, और ये कथन है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम बताइए, असली नाम बताइएगा, और कब गए थे शिकागो ये बताइएगा, और इनके गुरु कौन थे ये बताइए कमेंट सेक्शन में। ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए, कब पैदा हुए, कब इनका देहांत हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। कथन सार्थक प्रतीत होता है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके अपने सपने देखो, उस विचार को जियो, उसके मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। देखिए, विचारों के बारे में क्या कहा, इतनी बड़ी बात कही स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे। चिंतन की यह सतत प्रक्रिया ही विभिन्न स्तरों एवं स्वरूपों में समय काल परिस्थितियां एवं आवश्यक के अनुरूप चलती रही, जिससे सामाजिक, तो चिंतन की यही प्रक्रिया है जो समय काल में परिस्थितियों में आवश्यकताओं में के अनुरूप चलती रही, जिससे सामाजिक, दार्शनिक, फिलोसफिकल, साइंटिफिक और गणितीय परंपरा को समृद्धि किया गया। सामाजिक चिंतन का एक सफल एवं परिशिष्ट स्वरूप हमें बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ देखने को मिलता है, जहाँ महात्मा बौद्ध के द्वारा व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मदीपो भवा के उपदेश के साथ चिंतन की परंपरा में नए आयामों का प्रारंभ किया गया। क्या? आत्मदीपो भवा एवं अष्टांगिका मार्ग, 8 मार्ग हैं, अष्टांगिका मतलब 8 मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ्स हैं। इस मार्ग पे चलने के लिए कहा गया, 8 फोल्ड पाथ्स में अष्टांगिका, तभी आपको निर्वाण मिलेगा, यहीं से निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिलेगा आपको यहीं से। मोक्ष क्या है? फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। अब आप मरण जन्म और इतने जन्म आएंगे उतने सब खत्म हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भाई साहब। तो ये सबको प्राप्त नहीं होती। तो देखिए, अष्टांगिका मार्ग से ही होगी। धर्म चक्र परिवर्तन के माध्यम से, धर्म चक्र परिवर्तन जो भी आपके गाइडेंस दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा, धर्म चक्र परिवर्तन के माध्यम से विश्व को एक नवीन चिंतन परंपरा से परिचित कराया। महावीर स्वामी ने इसी क्रम में प्राणी मात्र को केंद्र में रखते हुए अनेकंतवाद क्या है, जिसमें कोई चीज़ टेम्पररी नहीं है, सब चीज़ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। जैसे जो आज चीज़ है उसमें चेंज आया, पहले कुछ और थी, आगे कुछ और होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अनेकंतवाद पे मैंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पे भी लेक्चर या कंपटीशन टाइम में डाला है, तो आप उसे पढ़ सकते हो वहाँ से। तो अनेकंतवाद, सत्य व अहिंसा एवं अपारिग्रह आदि विचारों के माध्यम से चिंतन परंपरा को समृद्ध किया। इन प्रयासों ने ही भारत के साथ साथ विश्व में विभिन्न सामाजिक देशों, कुरीतियों एवं जीवन जीने की पद्धतियों का समावेश किया, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित हैं। किंतु ये चिंतन भी विभिन्न सामाजिक विरोधों द्वारा प्रेरित हुए, क्योंकि यदि समाज असमानता, हिंसा आदि विरोधी पक्ष उपलब्ध नहीं होते तो संभावना था कि बौद्ध एवं जैन धर्म को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचने में व्यापक कठिनाई का सामना करना पड़ता। तो देखिए, विरोध किया गया तभी इनको थोड़ा सा और रास्ता बनता गया, इनका ये कहना है कि इतना आसान नहीं था। तो देखिए, किंतु ये चिंतन भी विभिन्न सामाजिक विरोधों द्वारा ही प्रेरित हुए, क्योंकि कई विरोध हो रहे थे। तो सामाजिक विरोध देखिए, ऊंच नीच, जैसे कि वर्ण सिस्टम, वर्ण को तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, इनको नकारा नहीं है, पर एग्जिस्टेंस पे कुछ ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। भगवान को ये नहीं मानते हैं। जो रिचुअल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स जो होते हैं इनमें नहीं मानते। तो वैदिक रिचुअल्स बहुत होते थे, इसको मतलब नहीं माना इन लोगों ने। और बहुत सारी, हालांकि इन्होंने वेद नहीं माना, बट उन्होंने पर वर्ण सिस्टम को माना। कुछ चीज़ें थी जैसे वर्ण सिस्टम मान लिया, पर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया, ठीक है। आत्मा को नहीं माना, आत्मा है कि नहीं है, तो बौद्ध ने शायद आत्मा को नहीं माना है, कि आत्मा को मानते ही नहीं है कि रूह है कि नहीं है। हालांकि ये मोक्ष की प्राप्ति को मानते बौद्ध वाले, पर आत्मा को नहीं मानते। तो बौद्ध एवं जैन धर्म को अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंचने में व्यापक कठिनाई का सामना करना पड़ता। ठीक आगे इस चिंतन की एक शाखा में हमें 9वीं-19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण काल को देखने में मिली। इस समय देश में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिनमें कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा आदि शामिल थी। इन्हीं विरोधी पक्षों ने भारत में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे चिंतकों को सामाजिक उत्थान के कार्य हेतु चिंतन करने पर मजबूर किया। परिणाम स्वरूप भारत में इन्हीं कुरीतियों की समाप्ति के लिए विभिन्न नवीन कानून बनाए गए। किसी भी चिंतन की पद्धति एवं उसके परिणाम स्वरूप उभरने वाले सिद्धांत तत्कालीन परिस्थितियों एवं समस्याओं पर निर्भर करते हैं। तो तत्कालीन परिस्थिति क्या है, समस्या क्या है, तो यही चिंतन की जो पद्धति है इसी पर डिपेंड करेगा किस तरह का चिंतन है। जैसे कोले गारे का है, तो गोरे और काले लोगों में अमेरिका में चल रहा है,
कि भेदभाव है, तो इस पे चिंतन किया कि भाई नहीं, ये भेदभाव हटाओ। तो हमारे यहाँ को गोरे और काले का नहीं, तो देखिए जगह बदलने से, जब जोग्राफिकल और कंडीशन बदलने से, जगह बदलने से चेंज हो गई चीज़ें। वहाँ अलग है, हमारे यहाँ कुछ अलग है, हमारे सती प्रथा थी, ये सब थी, फलाना ढिकाना। किसी भी चिंतन की पद्धति एवं उसके परिणाम स्वरूप उभरने वाले सिद्धांत तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं पर निर्भर करते। यही कारण है कि विभिन्न दार्शनिक यथा कार्ल मार्क्स, सुकरात, अरस्तु, ब्रूनो, महात्मा गांधी ने अपनी दार्शनिक चिंतन की पद्धति के तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही वर्णित, तो अपने तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर इन्हें वर्णित किया। प्लेटो हैं, अरस्तु के दर्शन को प्रेरित करने में कट्टरपंथी धर्म और विज्ञान की परंपराएं एवं मान्यताएं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो प्लेटो हैं, ये हैं, अरस्तु हैं, इनकी जो थी दार्शनिक को प्रेरित जो कट्टरपंथी धर्म और विज्ञान की परंपराओं से ये प्रेरित थे और मान्यताओं को भूमिका मिली। इन विरोधी तत्वों ने ही इन दार्शनिक तर्कशास्त्र, संदेहवाद, नीतिशास्त्र, मानववाद की परिकल्पना को साकार करने में अपनी भूमिका अदा करी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा के परिणामों से व्यथित होकर ही सत्य और अहिंसा का मंत्र दिया। इसके लिए उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अनुप्रयोगों से सहायता प्राप्त की। इन सभी सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप ही भारत की स्वतंत्रता संभव हो सकी है। वर्तमान परिदृश्य में यदि देखें तो जीवन की सत्यता, बढ़ते वैश्वीकरण के दौरान अस्तित्व के संकट में जीवन का अव्यवस्था को देखते हुए ओशो के दार्शनिक चिंतन के सिद्धांतों को विश्व के समक्ष उद्घाटित किया है। अतः स्पष्ट है कि देश काल से परे प्रत्येक दार्शनिक विचार एक विरोधी दर्शन मौजूद रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसी क्रम में देखिए लास्ट में पेज है, इसी क्रम में विभिन्न वैज्ञानिकों एवं गणितज्ञों द्वारा किए गए चिंतन के लिए तत्कालीन समस्याओं ने अभिप्रेरण का कार्य किया। धार्मिक कर्मकांडों, मान्यताओं आदि पर तर्क करने की पद्धति ने ही विश्व भर में वैज्ञानिक और गणितज्ञ चिंतन का शुरुआत की। तो कोई धार्मिक मान्यताएं और ये सब ऐसी थी कि भाई इसमें साइंटिफिक और रैशनलिज्म को जगह मिली, और इस चिंतन के परिणाम के रूप में विभिन्न धार्मिक एवं कट्टरपंथी विचारों का खंडन किया जा सका है, जिसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक तथा वराहमिहिर, आर्यभट्ट, गैलीलियो, एडिसन, न्यूटन आदि ने अनेक प्रयोग किए। इन परिणामों का बड़े पैमाने पर प्रारंभ से विरोध किया गया है, किंतु यह विरोध ही नवीन चिंतन प्रणालियों एवं शोधों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हुए अधिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का कारण बना, जिससे विज्ञान के आधुनिक स्वरूप का निर्माण हो सका। तो वही सब बातें की जा रही है कि कोई ना कोई अपोजिट फैक्टर रहा है जिन लोगों को भी डेवलप करने में मदद किया है, धार्मिक हो, कुछ भी हो, सामाजिक हो। तो चिंतन की लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने विभिन्न सिद्धांतों ने विभिन्न राष्ट्रों की विकास की राह सुनिश्चित की है। भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समांतर ही चिंतन की एक पूरी प्रणाली विकसित हो जाती थी। यह प्रणाली विभिन्न सिद्धांतों को गढ़ रही थी ताकि यह निर्धारण हो सके कि किस प्रकार से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। इस चिंतन प्रणाली के उत्थान का प्रमुख कारण भी औपनिवेशिक सत्ता द्वारा भारतीयों की परंपरागत राजनीति, आर्थिक एक सामाजिक प्रणालियों की आलोचना थी। अग्रिम चरणों में कांग्रेस की स्थापना के साथ स्वतंत्र हेतु एक पृथक चिंतन प्रारंभ हो गया। इस प्रक्रिया के चिंतन के लिए गर्म दल और नरम दल नामक दो विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसने अपने अपने तरीकों से काम किया। ये सारी चीज़ें भाई मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो दो लोग अलग अलग इनकी विचारधारा आई। ठीक है, क्या सामाजिक कंडीशंस देखते हुए एक का कहना था कि नहीं भैया लड़ो, इनको मार के भगाना ही पड़ेगा। नरम दल कहता धीरे धीरे भगाओ, ऐसा डायरेक्टली अपोज मत करो इन लोगों को। और दूसरा चाहता था कि नहीं भैया वायलेंस से ही भाग सकते हैं, वायलेंस नहीं तो इनका अपोजिशन स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण चिंतन प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। परिणाम स्वरूप भारत को एक नई व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में विकसित किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी ठीक है, विकसित किया जाने का प्रयास किया गया। और किंतु वर्ष 1991 में एक एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो यही एलपीजी रिफॉर्म्स कहा गया। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, और इसी में सुधार किए गए, जिससे उपरांत देश के विकास की चिंतन प्रणाली में परिवर्तन देखा गया। ठीक है, तो इंडिकेटिव प्लानिंग हो गई हमारी। इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब पहले देखिए एक इंपेरेटिव प्लानिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करता है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर पे पूरा अच्छा खासा कंट्रोल होता है, हर चीज़ को स्टेट बनाए। प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल क्या, पूरा स्टेट सेक्टर, पीएसयू ज़्यादा होते हैं। अब देखिए इसमें पर इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट इंडिकेट करती है कि मार्केट को क्या करना है। ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होती है।
मार्केट पे डिपेंड करती है, मार्केट जैसे काम करा करे, बस ये गाइड करता है इंडिकेटिव में, गवर्नमेंट गाइड करती है और कुछ इंडिकेट करती है किस रास्ते में सुधार हो, कैसे हो, क्या, बाकी सब मार्केट ड्रिवन होता है। तो वर्तमान में इस देश की, अब देखिए यहाँ पे हमने निजीकरण देख लिया। वर्तमान में देश में निजीकरण एवं खुला बाजार संचालन की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यवस्था का वो विकास हुआ। एफडीआई आया, फिर ठीक है एफपीआई आया, तो एफडीआई से इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में, ये सब सारी चीज़ें आई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया बाहरों को। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है और जल्द ही विश्व की शीर्ष 30 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। बदलते परिदृश्य या परिस्थितियों के साथ साथ वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, देखो बदलती जो परिस्थितियाँ जो बदली हैं, इसके साथ साथ वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सामाजिक, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चिंतनों की भी एक लंबी निरंतर प्रक्रिया में आधुनिक भारत की रूपरेखा तय की गई है। इस उतार चढ़ाव भरी यात्रा में देश के आर्थिक संकट, आपातकाल जैसी विरोधी पक्षों को भी देखा है, जिन्होंने एक स्वर्णिम भविष्य के चिंतन हेतु हमें मजबूत किया। यद्यपि यह सत्य है कि चिंतन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक विरोधी पक्ष का होना आवश्यक होता, किंतु विश्व भर में कुछ ऐसे भी सफल बहुचर्चित प्रयोग हुए जिनके लिए एक अनिवार्य विरोधी पक्ष की आवश्यकता नहीं रही थी। उदाहरण स्वरूप देखें तो गैलीलियो ने किसी प्रकार के विरोधी पक्ष ने प्रोत्साहित हुए बिना सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। तो सूर्य के नीचे अराउंड सारी चीज़ घूमती है, कोई अपना इनका इन्वेंशन था, कोई लोगों से इफेक्ट, देखो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ा था कि रिलीजन ऐसे कह रहा, तो ये सोचने पे मजबूर हुए भाई धर्म कह रहा है कि नहीं, ईसाई धर्म में कि भाई चक्कर लगा रहा है सूरज, और ये कह रहे हैं नहीं ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा, बट ये अपने आप प्रोत्साहित हुए। विरोधी पक्ष नहीं था, बाद में हो गए विरोध। तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। इसी प्रकार न्यूटन, आइंस्टाइन या एडिसन ने आविष्कारों के लिए यह आविष्कार किए, इन्होंने कोई ना कोई वरीब उपलब्ध नहीं थे, तो कोई विरोध पक्ष वैसे उपलब्ध नहीं थे। अतः हमें मानव जीवन एवं समाज के किसी भी ढांचे के सतत विकास के लिए विभिन्न कठिनाइयों, समस्याओं के विरोधी पक्ष के रूप में चयनित करते हुए चिंतन की अवधारणा को बनाए रखना ही होगा, ताकि चिंतन का यह खेल निरंतर चलता रहे और विभिन्न आवश्यकता विचारों में हमें इसके लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते रहें। चूँकि यदि चिंतन की प्रक्रिया रोक दिया जाएगा तो संभव है कि मनुष्य का विकास के क्रम में बाधा पहुँचेगी, जिसके कारण भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, प्रयोगशीलता एवं पुनः उसी पशु स्वरूप में आ जाएं जहाँ से, तो भाई जानवर बन जाएंगे अगर चिंतन नहीं करेंगे। तो ये कहा गया है कि इंसानी जीवन चलता रहे, बस यही सारी बातें। इस विचार के संबंध में बाल कवि वैरागी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो बाल कवि वैरागी जी की यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे जब चिंतन पर काई जम जाए, विप्लव की भंवर थम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा पछुआ मार गई। तो जब चिंतन पर काई जम जाए, विप्लव की भांवर थम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। ये सारा था, ये हमारा कंप्लीट हो गया।